हेलो एवरीवन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ अपने जीकेपीएसआई एग्ज़ाम के लिए। देखो लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बिकॉज जैसे कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देखा था, इट वाज लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। तो हम यहाँ पे भी जो है ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इनको डिटेल में पढ़ें। देखो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है स्टेम सेल्स के बारे में कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है दे आर प्लूरीपोटेंट and can differentiate into almost any cell type in the human body. So this statement is correct because जो embryonic stem cells होते हैं they are pluripotent. That means ये किसी भी सेल टाइप में जो है दे कैन फॉर्म इनटू दैट। ठीक है, जैसे कि न्यूरॉन्स हो गए, मतलब आप स्टेम सेल्स लो, आप इसको न्यूरॉन्स में कन्वर्ट कर दो, मसल्स में कन्वर्ट कर दो, लिवर सेल में कन्वर्ट कर दो या ब्रेन सेल्स में कन्वर्ट कर दो, तो इस तरीके से दैट्स वाई दे आर द प्लूरीपोटेंट सेल्स। बट जो है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज लाइक प्लेसेंटा उसको फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, ओनली अदर सेल टाइप एक्सेप्ट the extra embryonic tissue like placenta is not formed by these embryonic stem cells. ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट इसमें है कि जो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं दे आर टोटीपोटेंट एंड कैन गिव राइज टू एन एंटायर ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज जो एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं दे आर मल्टीपोटेंट, मतलब दे कैन ओनली डिफ्रेंशिएट इनटू अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, मतलब कुछ ही ये जो है कुछ ही सेल्स जो हैं ये फॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारे बोन मैरो में ये आपको सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं एंड देन दे कैन बी कन्वर्टेड और डिफ्रेंशिएट इनटू अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स। ठीक है, टोटीपोटेंट सेल्स वो होते हैं जो केपेबल होते हैं कि एक पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको फॉर्म करें। ठीक है, जैसे कि प्लेसेंटल टिश्यू। ठीक है, सो सेकेंड इज इनकरेक्ट। थर्ड यहाँ पे बात की गई है जो इंड्यूस्ड pluripotent stem cells हैं they are derived from the adult somatic cells by reprogramming them. तो this is also correct कि जो mature एडल्ट सोमेटिक सेल्स होते हैं जैसे कि आपकी स्किन हो गई या ब्लड सेल्स हो गए, इनको जेनेटिकली जो है रीप्रोग्राम किया जाता है यूजिंग द स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ताकि वो किस में बना सके एक एम्ब्रियोनिक लाइक प्लूरीपोटेंट स्टेट में। ठीक है, सो इन दिस केस द आंसर इज बी, दैट इज 1 and 3 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू द CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि जो Cas9 है ये एक प्रोटीन है दैट एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूलर सीजर टू कट द DNA स्ट्रैंड्स एट द स्पेसिफिक लोकेशन। सो दिस इज करेक्ट बिकॉज ये एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर सीजर का जो है वो काम करता है और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को प्रिसाइज और टारगेटेड लोकेशन पे जो है वो कट करता है। कहाँ पे? जीनोम में। सो द फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ guide RNA is used to direct the Cas9 enzyme to the targeted location in the genome। देखो ये भी सही है। अब Cas9 ने क्या करना है, जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है, डबल हेक्सिकल, इसको एक पॉइंट पे कट करना है, इसको गाइड कौन करेगा? तो ये गाइड आरएनए जो है वो इसको गाइड करेगा कि वो पर्टिकुलर सीक्वेंस या टारगेटेड लोकेशन पे जाके जो है उस सीक्वेंस में क्या करे, कट लाए। ठीक है, सो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ अगर हम थर्ड की बात करें, जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है कैन ओनली बी यूज फॉर प्लांट जीनोम्स एंड नॉट फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज ये एक यूनिवर्सल टूल है जो हर एक डोमेन जो है, हर एक डोमेन ऑफ लाइफ में जो है काम करता है। माइक्रोब्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, जीन थेरेपीज हो गई, ह्यूमंस में, सब में जो है ये टेक्नोलॉजी जो है ये काम करती है। तो इन दिस केस द आंसर इज ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वायरसेस एंड बैक्टीरिया। इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो बैक्टीरिया है दे हैव अ सेल वॉल जो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, वेयर एज वायरसेस में जो है वो सेल वॉल जो है वो लैक करती है, मतलब कोई सेल वॉल वहाँ पे नहीं होती है। तो दिस इज टोटली करेक्ट बिकॉज जो बैक्टीरिया है दे आर द सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और एक रिजिड सेल वॉल होती है जो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, और वेयरएज जो हमारा वायरस है दे आर द नॉन सेलुलर एंटिटीज एंड इनमें जो सेल वॉल होती है दैट इज टोटली एब्सेंट। और ये किसके बने होते हैं, जो वायरसेस हैं दे आर मेड अप ऑफ द जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो जो फर्स्ट है दैट इज करेक्ट। सेकेंड डिस्कस करते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स हैं दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ बैक्टीरिया एंड द वायरल इन्फेक्शन। तो दिस इज रॉन्ग। जो एंटीबायोटिक्स है जब हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है हम तभी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव रहते हैं, बट वायरल जो इन्फेक्शन है उनके अगेंस्ट जो है एंटीबायोटिक काम नहीं करता बिकॉज जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बैक्टीरियल
बैक्टीरिया को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, सो दैट कि जो बायोकेमिकल पाथवे है उसको टारगेट कर सके, ठीक है ना। बट इनका वायरस पे जो है वो कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बिकॉज वायरस जो है वो होस्ट सेल की मशीनरी को यूज़ करता है इन ऑर्डर टू रेप्लिकेट। सो इट इज़ एंटीबायोटिक्स जो हैं दे आर फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। थर्ड की बात करेंगे हम, बैक्टीरियोफेजेस, ये एक ऐसे वायरसेस हैं दैट स्पेसिफिकली इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरिया। सो दिस इज करेक्ट। बैक्टीरियोफेजेस का मतलब होता है बैक्टीरिया ईटर्स, कि बैक्टीरिया को खाने वाले, और ये वो वायरसेस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं विद इन द बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, ठीक है। करंटली जो है इन पे स्टडी की जा रही है ताकि इनको यूज़ करके हम लोग जो हैं ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ जो हैं वो क्रिएट कर सके अगेंस्ट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सुपरबग, मतलब उन उस बैक्टीरिया के खिलाफ जो अब बिल्कुल ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं, जो एंटीबायोटिक्स को क्या कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। सो द आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सेकेंड इज इनकरेक्ट। नाउ विथ रेफरेंस टू DNA एंड RNA कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो यहाँ पे बात की गई है कि जो DNA है इट कंटेन्स द शुगर डीऑक्सीराइबोज, वेयर एज द RNA कंटेन्स द राइबोज, दैट्स वाई DNA इज स्टार्ट्स विथ D, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो है DNA में डीऑक्सी राइबोज है और RNA में राइबोज। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो थायमाइन है इज प्रेजेंट इन द RNA वाइल द यूरेसिल इज यूनिक टू DNA। दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज जो बेसिस होते हैं, जो नाइट्रोजनियस बेसिस होते हैं इन द DNA वो कौन कौन से हैं, दैट इज एडेनाइन, ठीक है, थायामाइन, साइटोसाइन एंड लास्ट में है ग्वानाइन। तो जो हमारा ये जो थायामाइन है दिस इज टू DNA, और जो यूरेसिल है, देखो RNA के भी जो है नाइट्रोजनियस बेसिस सेम ही है, बस थायामाइन की जगह वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल, तो ये उल्टा दिया है, तो सेकेंड इज इनकरेक्ट। देखो थर्ड इसमें है कि जो डबल स्ट्रैंडेड RNA है इट इज़ द प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन द ह्यूमन क्रोमोसोम्स। सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज डबल स्ट्रैंडेड होता है DNA, ठीक है, ह्यूमन क्रोमोसोम्स में एक डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स, एंड RNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। सो सेकेंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, तो आंसर इज ए, दैट इज वन ओनली, ठीक है। नाउ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन takes place in the thiaalkylide membrane of the chloroplast. So this is correct because जो photosynthesis होती है it is in two stages. जो first जो light dependent reactions हैं ये कहाँ पे होती हैं, in the thiaalkylide membrane of the chloroplast, ठीक है, ताकि ये वहाँ पे absorb करते हैं sunlight को और generate करते हैं adenosine triphosphate, that means energy को, ठीक है। So first is correct. Second की बात करें, जो ऑक्सीजन released during the photosynthesis, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ये कहाँ से आती है, it is from the carbon dioxide molecules. तो this is incorrect because 1931 में CB वैन नील ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से रिलीज होती है, फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेकेंड इज इनकरेक्ट। थर्ड की अगर हम बात करें तो प्लांट रूट्स डू नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड द लाइट एक्सेस। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज जो रूट्स हैं वो कहाँ पे होती हैं, अंडरग्राउंड, ठीक है, जहाँ पे कोई लाइट नहीं पहुँचती। जो रूट सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते एंड हेंस ये किस पे रिलाई करते हैं, दे रिलाई ऑन द शुगर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स, मतलब जो लीव्स खाना बनाता है ये वहीं से जो है वो ले लेते हैं, मतलब उसी पे डिपेंड रहते हैं। तो इन दिस केस द आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, तो आंसर इज बी जिसमें फर्स्ट और थर्ड जो है दे आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द वैक्सीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब वैक्सीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो mRNA वैक्सीन्स हैं दे इंट्रोड्यूस अ वीकेंड फॉर्म ऑफ अ लाइव पैथोजन इनटू द होस्ट बॉडी टू ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स। देखो mRNA वैक्सीन्स होती हैं, जैसे कि इसकी एग्जांपल अगर मैं दूँ फाइजर या मॉडर्ना, ठीक है, इसमें लाइव या वीकेंड पैथोजन नहीं होता। देखो अब सबसे पहले क्वेश्चन की यहाँ पे नहीं होता, देखो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारी वैक्सीन बनती है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जैसे कि कोविड है, सपोज करो कोविड की वैक्सीन की बात करें तो कोविड वायरस को ही डालेंगे लेकिन वीकन करके,
कि वो अपना इम्पैक्ट वहाँ पे नहीं मतलब छोड़ सके। तो हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट करेगी और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी सो दैट कि वो इस इन्फेक्शन से जो है वो लड़ सके। इस तरीके से जो है वैक्सीन बनती है। बट वो mRNA वैक्सीन्स जो हैं वो यहाँ पे नहीं होती। नाम देखो mRNA है, ये क्या करते हैं, एक मैसेंजर RNA जो है वो डिलीवर करते हैं, ठीक है, जिसपे एक स्पेसिफिक एंटीजन का जो है उसका कोड दिया होता है और इंस्ट्रक्ट करते हैं ह्यूमन होस्ट सेल को कि वो एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करे और ट्रिगर करे इम्यून रिस्पॉन्स को। देखो mRNA वैक्सीन यहाँ पे मैसेंजर, दिस M स्टैंड्स फ्रॉम द मैसेंजर, ठीक है, ये मैसेज लेके जाएंगे कि भाई तुमको ये वाला प्रोटीन बनाओ अपनी बॉडी में ताकि तुम इस इन्फेक्शन या इस वायरस के खिलाफ जो है वो लड़ सको। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें, वेक्टर वैक्सीन्स आर अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस टू डिलीवर द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस इनटू द ह्यूमन सेल्स। तो ये जो है यहाँ पे सही है, क्योंकि जो वायरल वेक्टर वैक्सीन्स हैं जिसमें हमारी थी कोविशील्ड एंड J&J, ये एक मॉडिफाइड हार्मलेस कैरियर वायरस यूज़ करते हैं ताकि जो है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड की जा सके किसको, ह्यूमन सेल्स को, टू जनरेट द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंड है दैट इज करेक्ट। थर्ड की अगर हम बात करें, ये जो एडजुवेंट्स होते हैं, दे आर द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू वैक्सीन टू एनहांस द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज दे आर द केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हम इसमें ऐड करते हैं हमारी वैक्सीन में ताकि एक स्ट्रॉन्गर और लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो सके, ठीक है। सो हियर द आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड बी, ठीक है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ह्यूमन ब्लड एंड सर्कुलेशन। इसको डिस्कस करेंगे कि जो मेच्योर ह्यूमन RBCs होते हैं दे लैक अ न्यूक्लियस टू मैक्सिमाइज द स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। सो दिस इज करेक्ट बिकॉज ई न्यूक्लिएशन होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द मेच्योर, जब RBCs क्या होते हैं हमारे मेच्योर होता है उस टाइम पे वो जो न्यूक्लियस है उसको रिमूव कर देते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली जो है इसको न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं सो दैट कि वहाँ पे ज़्यादा जो है वॉल्यूम हो जाए फॉर हीमोग्लोबिन। और ये एक कनकेव शेप्स के जो है वो सेल बनते हैं जो मैक्सिमाइज करते हैं सरफेस एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज के लिए। सो द फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट इसमें जो है आर्टरीज जो हैं दे ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेयर एज द वेन्स ऑलवेज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज वी हैव एन एक्सेप्शन कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, एंड जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरी, ठीक है। सो दिस फर्स्ट सेकंड जो है दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इसमें है जो ब्लड प्रेशर है वो मेजर करते हैं ब्रैकियल आर्टरी को यूजेस द स्पिग्मोमैनोमीटर। हम देखते हैं ना हमारी बॉडी पे एक बलून टाइप कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, ठीक है ना, हमारी आर्म पे, तो जब उसको उसमें जो है उसमें एयर प्रेस करते हैं तो वो फूलता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो कौन सी आर्टरी जो है उस टाइम पे मेजर करती है, तो दैट इज द ब्रेकियल आर्टरी, और उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, दैट इज द स्फिग्मोमैनोमीटर। तो थर्ड जो है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इन दिस केस द आंसर इज बी, फर्स्ट एंड 3, सेकेंड जो है दैट इज इनकरेक्ट। Now the next question, with reference to the plant hormones, ये फाइटो हॉर्मोन्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब यू हैव टू टॉक अबाउट द फाइटो हॉर्मोन्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ऑक्सिन्स प्रमोट द सेल इलोंगेशन एंड स्टेम ग्रोथ टूवर्ड्स द लाइट, जिसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। सो दिस इज करेक्ट बिकॉज जो ऑक्सिन है ये कॉज करता है सेल इलोंगेशन को, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे सेल इलोंगेशन करता है, ऑन द शेडेड साइड, मतलब जहाँ पे लाइट नहीं पड़ती है, और ताकि उससे जो है वो जो स्टेम है वो किस तरफ बेंड हो जाए, टुवर्ड्स द लाइट। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड अगर हम बात करें, इथाइलिन जो है ये गैसियस हार्मोन है, प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द फ्रूट राइपनिंग में। देखो जो इथाइलिन है नो डाउट ये एक इकलौता जो है यूनिक प्लांट हार्मोन है विच इज़ अ गैस।
और ये फ्रूट राइपनिंग को जो है एक्सेलरेट करता है, उसकी सेल वॉल्स को ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है और टिश्यू को जो है सॉफ्टन कर देता है ताकि जो फ्रूट जो है वो जल्दी पक जाए। तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड की अगर हम बात करें, एब्सिसिक एसिड्स जो है इट एक्ट्स एज अ ग्रोथ प्रमोटर ड्यूरिंग द फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशंस। तो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज जो हमारा एब्सिसिक एसिड है ये प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जब ड्रॉट लाइक सिचुएशंस है, जब प्लांट्स को अपना वाटर जो है कंजर्व करना है, पानी ना निकल सके, उस टाइम पे ये जो स्टोमेटल पोर्स हैं उनको क्लोज कर देता है, ठीक है, एक स्ट्रेस क्रिएट करता है जिसकी वजह से वाटर ट्रांसपायरेशन जो है वो रुक जाता है, ठीक है। ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है, रादर जो है ये ड्रॉट लाइक सिचुएशंस में स्टोमेटा को क्लोज कर देता है जिसकी वजह से वाटर लॉस नहीं होता और सीड की डॉर्मेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो द थर्ड इज इनकरेक्ट। इन दिस केस द आंसर इज ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। नाउ अब थोड़े कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इट अकर्स व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो दिस इज करेक्ट बिकॉज जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये तभी होती है जब लाइट कहाँ से ट्रैवल करती है, from the higher refractive index which is a denser medium to a lower refractive index। जो यहाँ पे हमारा रेयरर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज लोअर, ठीक है। जैसे कि ग्लास से कहाँ पे लाइट ट्रैवल करती है, एयर में, तो इसकी वजह से जो है क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड इसमें है द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी लेस देन द क्रिटिकल एंगल फॉर TIR टू अकर। देखो अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवानी है तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम में ये ग्रेटर होना चाहिए दैन द क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, लेस नहीं, इट शुड बी ग्रेटर देन। सो यहाँ पे जो सेकंड है दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड क्या है कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं दे ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दिस इज करेक्ट। जो ऑप्टिकल फाइबर्स हमारी वाईफाई जो है उसके लिए यूज़ होती हैं या जो हमारी वेरियस अदर टेलीकम्युनिकेशंस में यूज़ होती हैं तो वो किन से प्रिंसिपल पे काम करती हैं, तो दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इन दिस केस द आंसर इज बी, दैट इज 1 and 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनको डिस्कस करते हैं कि जो गामा रेज हैं दे हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो दिस इज करेक्ट बिकॉज जो गामा रेज हैं इनके पास सबसे कम वेवलेंथ है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज है जिसकी वजह से दे हैव अ हाई प्रोटॉन एनर्जी और डीप पेनिट्रेटिंग पावर है इनके पास। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड है कि जो हमारी माइक्रोवेव्स हैं दे हैव अ हायर एनर्जी दैन द यूवी रेज। तो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती हैं रेडियो वेव्स, फिर वी हैव द माइक्रोवेव्स, ठीक है, देन उसके बाद वी हैव द इंफ्रारेड, देन वी हैव द विजिबल, फिर हमारे पास यूवी रेज हैं, फिर एक्स रेज हैं और लास्ट में है हमारे पास गामा रेज। तो जो यूवी रेज हैं दे हैव अ हायर एनर्जी दैन द माइक्रोवेव्स। सो द जो सेकंड है दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड की अगर हम बात करें, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मल फीलिंग ऑफ द हीट फ्रॉम द सनबीम्स। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज जो इंफ्रारेड रेडिएशन है इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल्स इन द ह्यूमन स्किन्स जिसकी वजह से थर्मल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है और सेंस करती है हीट को बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और थर्ड है दे आर करेक्ट। सेकंड जो है दिस इज रॉन्ग बिकॉज यूवी रेज जो है दे हैव अ हायर एनर्जी दैन द माइक्रोवेव्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रेविटेशनल वेव्स। इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं ये क्या हैं। देखो सबसे पहले दे आर द रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ द स्पेस टाइम कॉज्ड बाय द एक्सेलरेटिंग मैसिव ऑब्जेक्ट्स। देखो सबसे पहले जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं दे आर द एक्चुअल रिपल्स, मतलब पर्ट्यूबेशंस उसको बोल सकते हैं इन द स्पेस टाइम। जैसे कि सपोज एक प्लेन क्लोथ लो, उसमें रिंकल्स पड़े होते हैं, ठीक है, रिपल्स, जैसे पानी में हम पत्थर फेंकते हैं तो वो रिपल्स क्रिएट होते हैं ना, तो वैसे ही स्पेस टाइम में जो है वो रिपल्स क्रिएट होते हैं एंड दे वर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मैसिव ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे एक्सेलरेट करता है वायलेंटली, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे बात की गई है कि जो ब्लैक होल्स हैं जब वो कोइंसाइड करते हैं या न्यूट्रॉन स्टार्स उस टाइम पे जो है रिपल्स क्रिएट होते हैं इन द स्पेस टाइम में, वही होती हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। तो दिस इज करेक्ट, ठीक है।
They were first predicted by the Albert Einstein in his general theory of relativity. तो this is also true. इन्होंने ही predict किया था in 1916 में as a mathematical consequence of his general theory of relativity. Now अगर हम LIGO की बात करें, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, तो ये यूज़ करती है रेडियो वेव्स को टू डिटेक्ट दीज सिग्नल्स. दिस इज़ इनकरेक्ट बिकॉज ये लेज़र्स को यूज़ करती है, मतलब इंफ्रारेड लेज़र बीम्स जो हैं उनको यूज़ करती है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट दीज सिग्नल्स. तो थर्ड इज़ इनकरेक्ट. नाम से ही देख लो ना, लेज़र है तो ये किसको यूज़ करेगी, हमारे लेज़र बीम्स को. ठीक है, सो थर्ड इज़ इनकरेक्ट. तो यहाँ पे आंसर इज ए, दैट इज़ 1 and 2 ओनली. नाउ विद रेफरेंस टू द साउंड वेव्स, अब साउंड वेव्स के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं. सबसे पहले दिया गया है कि दे आर द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स रिक्वायरिंग अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. तो दैट्स ट्रू बिकॉज दी लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैं जो विच कंसिस्ट ऑफ द कंप्रेशन एंड द रेयरफ्रैक्शंस. ठीक है, तो एंड दे रिक्वायर अ फिजिकल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और अ गैस सो दैट दे कैन ट्रैवल. वैक्यूम में जो है आवाज़ नहीं आती है बिकॉज साउंड वेव्स जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती. सो द फर्स्ट इज करेक्ट. Now, the speed of sound is faster in gases than in solids due to the lower density. So this is incorrect because sound जो है वो सबसे ज़्यादा faster किस में travel करती है, solid में, और gases में वो सबसे जो है slow जो है वो transmit होती है. Speed of sound is very low in case of gases. So the second is incorrect. Now the third statement की बात करें, जो infrasonic waves हैं they have a frequencies lower than 20 hertz which is below the human audible range. So this is also correct because infrasonic means 20 hertz से कम वाली sound. ठीक है, और जो है ये ह्यूमन ऑडिबल रेंज के जो है वो बाहर है. ठीक है, तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. तो आंसर हेयर इज 1 and 3. तो जो हमारा सेकेंड है दैट इज इनकरेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है दे आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एट द रूम टेम्परेचर. व्हाट डज इट मीन कि जो प्योर सिलिकॉन है और जर्मेनियम है ये एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जिनकी जो है मॉडेस्ट कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ऑन एंटायरली ऑन द थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन whole pairs at the room temperature. So the first is correct. Next अगर हम डिस्कस करें कि डोपिंग एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज ट्राईवैलेंट से नहीं, पेंटावैलेंट से. अगर हम इसको एक पेंटावैलेंट एलिमेंट जो है इसमें ऐड करते हैं जैसे कि फॉस्फोरस, मतलब जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सप्लाई करेगा और उसकी वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो वहाँ पे क्रिएट होगा. अगर हम ट्राईवैलेंट जो है इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जैसे कि हमारा हो गया जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जैसे कि गैलियम या बोरॉन, तो उससे जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो बनता है. सो सेकंड इज इनकरेक्ट. नाउ द थर्ड इज कि व्हेन अ लाइट एमिटिंग डायोड जो है इट फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस अंडर द फॉरवर्ड बायस. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे रिकम्बाइन विद द इलेक्ट्रॉन होल्स विद इन दैट सेमीकंडक्टर जंक्शन, जिसकी वजह से एक्सेस एनर्जी जो है वो रिलीज होती है एज फोटॉन्स, मतलब एज लाइट. सो जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस. तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. इन दिस केस द आंसर इज 1 and 3 ओनली. नाउ with reference to the black holes consider the following statements. अब जो बाउंड्री है सराउंडिंग द ब्लैक होल beyond which nothing can escape उसको बोलते हैं हम इवेंट होराइजन. सो दिस इज ट्रू बिकॉज जो इवेंट होराइजन है ये एक बाउंड्री फॉर्म करता है जो एक ब्लैक होल का जो है वो पेरीमीटर क्रिएट करता है जिसके बाहर जो है वो कोई भी चीज़ एस्केप नहीं कर सकती. ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट. देखो जो इसमें नेक्स्ट है दैट इज द सुपर मैसिव ब्लैक होल्स रिजाइड एट द सेंटर ऑफ द मोस्ट लार्ज गैलेक्सीज. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज जो भी एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज होती हैं इन्होंने कन्फर्म किया कि जो ब्लैक होल्स हैं ये सेंटर ऑफ द गैलेक्सीज में जो है वो आपको मिलेंगे. जैसे कि अगर हम सेगिटेरियस ए की बात करें तो ये कहाँ पे है, इट इज़ एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. ठीक है, तो सेकेंड इज करेक्ट. Now, Hawking radiation causes black holes to gain mass continuously over time. This is incorrect because जो Hawking radiation है it causes black holes
कि वो धीरे धीरे अपनी थर्मल एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से दे लॉस देयर मास एंड इवेंचुअली जो है ये इवेपोरेट हो जाते हैं थ्रू द कॉस्मिक टाइम स्केल से। तो थर्ड इज इनकरेक्ट, सो द आंसर इज फर्स्ट एंड 2 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यूक्लियर फिशन एंड द फ्यूजन। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिशन हो गया तोड़ना, एक बड़े न्यूक्लियर को या हैवी न्यूक्लियस को इनटू द लाइटर न्यूक्लियाई, और फ्यूजन क्या हो गया, मतलब फ्यूज कर रहे हो आप लाइटर न्यूक्लियाइज को एक हैवियर वन में। सो द फर्स्ट वन इज करेक्ट। नाउ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड करंटली यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन फॉर कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। देखो आजकल के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनते हैं वहाँ पे फ्यूजन को नहीं यूज़ करते, वहाँ पे न्यूक्लियर फिशन को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दिस इज करेक्ट। अब न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये सन में पाया जाता है, सन की जो एनर्जी होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये यहाँ पे अभी हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, सून जो है यहाँ पे भी हमें रिजल्ट्स जो है देखने को मिलेंगे। नाउ सेकेंड इज इनकरेक्ट। थर्ड की बात करते हैं, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन इज द अंडरलाइंग एनर्जी सोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वहाँ पे भी किसका है, न्यूक्लियर फ्यूजन का। ठीक है, बिकॉज एक थर्मो न्यूक्लियर वेपन है जिसमें पहले फिशन होता है, प्राइमरी उसमें फिशन डिटोनेशन होगा ताकि एक एक्सट्रीम हीट और प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाए। उसके बाद जो है सेकेंडरी ऑप्शन उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। एंड हेंस अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन इज द अंडरलाइंग एनर्जी सोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। तो हियर द आंसर इज फर्स्ट एंड 3 ओनली। नाउ with reference to the satellites in the orbits, consider the following statements. अब geostationary orbits की बात करें तो ये circular orbits हैं placed directly above the Earth's equator at an altitude of about 35,786 kilometers. So this is correct, simple. अगर हम बात करें ये circular orbit है जो directly जो है equator पे, मतलब अगर ये Earth है यहाँ पे इक्वेटर है तो यहीं पे जो है ये ऑर्बिट बना हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम पोलर ऑर्बिट की बात करें, a satellite in a polar orbit moves around the earth from east to west. This is incorrect because polar orbit north pole और south pole की बात की गई है। यहाँ पे जो भी हमारी सैटेलाइट्स हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं। तो सिंपल अगर हम बात करें पोलर ऑर्बिट्स आपको नॉर्थ और साउथ एक्सिस पे मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि सैटेलाइट्स नॉर्थ टू साउथ मूव करेंगी। ठीक है, तो सेकेंड इज इनकरेक्ट। Now, geostationary satellites have an orbital period equal to the Earth's rotation period. तो this is correct because जो geostationary satellite है मतलब ये पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करती है as per the Earth's rotation period, जिसकी वजह से ये स्टेशनरी लगती है। ठीक है, दैट्स वाई जो geostationary satellites है they look stationary and it appears stationary relative to an observer on the Earth's सरफेस। अगर हम अर्थ पे खड़े होकर इस सैटेलाइट को देखेंगे तो हमें जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगा वैसे वैसे ये सैटेलाइट भी रोटेट करेगा। तो जहाँ पे आपको लगेगा कि आप यहाँ पे हो तो ये आपको फिक्स्ड पोजीशन इसकी रहेगी। सो ये भी एक रीज़न है कि क्यों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं ये फिक्स्ड दिखती हैं, बिकॉज इनका जो ऑर्बिटल पीरियड है दैट इज इक्वल टू द अर्थ्स रोटेशन पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज फर्स्ट एंड 3। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कि जो डायमंड है ये एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है ड्यू टू द फ्री डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लेटाइज। दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे कोई भी डी लोकलाइज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। एक टेट्रा बॉन्ड जो है वो फॉर्म करता है और बाकी अदर 4 कार्बन एटम्स के साथ जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखता है, जिसकी वजह से कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं होगी। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड की अगर हम बात करें, जो ग्रेफाइट है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो सेकेंड इज करेक्ट। Now, graphene is a single layer of carbon atoms arranged in a 2D honeycomb lattice. तो this is also correct because जो graphene है एक single one atom thick, ये न्यूज़ में भी था, अभी ग्राफीन की डिस्कवरी हुई है जिसकी वजह से नोबेल प्राइज़ भी मिला था रिसर्चर को। तो ये बिल्कुल ही 1 एटम थिक शीट है ग्रेफाइट की, जस्ट लाइक अ हनीकॉम चिकन वायर पैटर्न। ठीक है, बस एक ही लेयर थिक है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है एंड सुपरस्टार ऑफ मटेरियल साइंस। ठीक है, एक वंडर मटेरियल है। ठीक है, तो this is also correct. So here the answer is 2 and 3. Now the next question is, with reference to the acids and the bases, consider the following statements. A solution with a pH value less than 7 is basic. This is wrong because अगर pH 7
जो है इज़ लेस देन 7 है तो दैट इज़ एसिडिक, और ग्रेटर देन 7 है दैट इज़ बेसिक। और pH की वैल्यू कहाँ से होती है 0 to 14 तक, तो फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट। नाउ रेन वाटर इज़ नेचुरली जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें डिजॉल्व हो जाती है, बिकॉज जब वाटर रेन वाटर जो है वो फॉल करता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, वो रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है, दैट्स वाई इट इज़ स्लाइटली एसिडिक, तो सेकेंड इज करेक्ट। नाउ जो एंटासिड्स हैं they contain the mild bases like magnesium hydroxide to neutralize the excess stomach acid। देखो एसिडिटी हो जाती है, उसके लिए हम लोग इनो लेते हैं, वो उसमें क्या होता है, उसमें बेस होता है, बिकॉज एसिड और बेस जब दोनों रिएक्ट करते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड हेंस एसिडिटी जो है वो कंट्रोल में आ जाती है, और जो बेस है दैट इज मोस्टली यूज्ड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो आंसर इज 2 and 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैटलिस्ट। देखो जब हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं हम उसमें कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं ताकि जो रिएक्शन है उसको अच्छे से करवा सकें, ठीक है। तो ये स्पीड बढ़ाता है केमिकल रिएक्शन की विदाउट अंडरगोइंग द परमानेंट केमिकल चेंज इटसेल्फ, मतलब इसको खुद में कोई चेंज नहीं आती और ये केमिकल रिएक्शन को जो है वो बेटर बनाता है, उसकी स्पीड को जो है वो इंक्रीज करता है, तो दिस इज करेक्ट, ठीक है। Enzymes are the biological catalyst composed mainly of complex carbohydrate molecule, तो this is इनकरेक्ट बिकॉज जो एंजाइम्स हैं दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट तो हैं, लेकिन ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट की अगर बात करें कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, वो पैलेडियम या प्लैटिनम को यूज़ करते हैं ताकि हार्मफुल गैस एमिशंस को जो है वो कम किया जा सके, तो दिस इज़ करेक्ट बिकॉज जो ऑटोमोटिव कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं उसमें प्रीशियस मेटल्स यूज़ होते हैं, रोडियम, पैलेडियम, प्लैटिनम, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजनस कैटलिस्ट होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं किसको, टॉक्सिक कार्बन मोनोऑक्साइड को और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को, ठीक है। तो इनको यूज़ किया जाता है कहाँ पे, इन द ऑटोमोबाइल्स में, तो हियर द आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द लिथियम आयन बैटरीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि जो ये लिथियम आयन्स हैं दे मूव फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड विच इज एनोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैथोड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, तो दिस इज करेक्ट बिकॉज जब डिस्चार्ज होता है लिथियम आयन्स जो हैं दे माइग्रेट इंटरनली, ठीक है, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द नेगेटिव एनोड, जिसको हम जो मोस्टली होता है ग्रेफाइट, ठीक है, टू द पॉजिटिव कैथोड विच इज लिथियम मेटल ऑक्साइड, ठीक है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज होते हैं इनटू द एक्सटर्नल सर्किट में, तो द फर्स्ट है दैट इज करेक्ट। नाउ लिथियम इज चूजन फॉर हाई डेंसिटी बैटरीज बिकॉज इट इज द लाइटेस्ट मेटल एंड हैज अ हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज लाइटेस्ट मेटल है, एटॉमिक मास की बात करें तो अराउंड 6.94 के अराउंड है, और हाईएस्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है पर डेंसिटी ऑफ इट्स वेट, तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ द थर्ड वन इज कि lithium ion batteries हैं, they use the water based aqueous liquid electrolytes for rapid ion transport, तो this is incorrect, not water based because जो lithium है ये react करता है पानी के साथ violently and dangerously, ठीक है। तो instead of that lithium ion batteries में नॉन एक्वस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है, नॉन एक्वस होते हैं जैसे कि इथाइलिन कार्बोनेट हो गया, उसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो नॉन एक्वस लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो हियर द आंसर इज फर्स्ट एंड 2 ओनली, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रीन हाउस गैसेज। देखो जो मिथेन है इट हैज़ अ हायर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दैन द कार्बन डाइऑक्साइड ओवर 100 ईयर, अगर टाइम स्केल की बात करें तो दैट्स ट्रू बिकॉज जो मिथेन है ये ज़्यादा देर तक जो है ग्रीन हाउस गैसेज को ट्रैप करके रखने का पोटेंशियल रखती है, तो द फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड की अगर हम बात करें तो जो वाटर वेपर है इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, नो डाउट जो वाटर वेपर है ये भी जो है ये नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस है और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर 60 to 70% ऑफ द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड की अगर हम बात करें जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस हैं स्टेम एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड नॉट एग्रीकल्चर, तो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं दे आर द सिंगल लार्जेस्ट ह्यूमन सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। ये कहाँ से रिलीज होता है, बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इन दी सॉइल्स, तो द थर्ड है दैट इज इनकरेक्ट एंड आंसर इज 1 and 2 ओनली। Now the next question is with reference to the polymers and the plastics consider the following statements कि जो thermosetting plastics है, thermosetting they can be melted and reshaped repeatedly upon heating, तो this is incorrect because जो
थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। यहाँ पे हमने थर्मोसेटिंग की बात नहीं की है, हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्मोप्लास्टिक्स की। उनको मेल्ट किया जा सकता है और रीशेप किया जा सकता है, बट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं दे कैन नॉट बी रीशेप्ड एंड दे कैन नॉट बी मेल्टेड। अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो दैट इज बेकलाइट इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। देखो सेकंड की अगर हम बात करें तो दैट इज द पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट। ये इट इज कॉमनली यूज टू मैन्युफैक्चर द वाटर बॉटल्स एंड द फूड कंटेनर्स, तो दिस इज करेक्ट। नाउ जो माइक्रोप्लास्टिक्स है दे आर डिफाइंड एज सिंथेटिक प्लास्टिक पार्टिकल्स मेजरिंग स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर इन साइज, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जो माइक्रोप्लास्टिक्स है इनको हम किस में कंसिडर करते हैं, जो विच आर लेस देन 5 मिलीमीटर इन द साइज, तो इन दिस केस द आंसर इज 2 and 3 ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस क्वेश्चन आर रिलेटेड टू द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या अप्लाइड साइंस की अगर हम बात करें तो उसके रिगार्डिंग हम 8 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है रिगार्डिंग द क्वांटम कंप्यूटिंग। तो जो क्वांटम कंप्यूटिंग है अगर हम इसको कंपेयर करें क्लासिकल कंप्यूटर से, तो क्लासिकल कंप्यूटर्स यूज द 0 और 1, या तो वो 0 को यूज़ करेंगे या 1 को, बट जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं ये क्यूबिट्स को यूज़ करते हैं विच कैन एग्जिस्ट इन सुपर पोजिशन, मतलब 0 and 1 एक साथ, तो फर्स्ट इज करेक्ट। क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करेंगे तो इट अलाउज द क्यूबिट टू इंस्टेंटेनियसली इन्फ्लुएंस वन अनदर रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है ये एक फिजिकल लिंक क्रिएट करता है, फिजिकल लिंक बिटवीन द क्यूबिट्स सच एज मेजरिंग द क्वांटम स्टेट ऑफ वन इंस्टेंटेनियसली डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ इट्स एंटेंगल्ड पार्टनर, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल सेपरेशन डिस्टेंस, सो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड की अगर हम बात करें जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं दे रिक्वायर द एम्बिएंट रूम टेम्परेचर टू कीप द सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स ऑपरेशनल, तो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज इनको बहुत ही ज़्यादा जो है लो टेम्परेचर चाहिए, एब्सोल्यूट 0 के अराउंड, दैट इज -273.14 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इनको टेम्परेचर चाहिए, मतलब विच इज एब्सोल्यूट 0 विच इज 0.01 केल्विन के अराउंड दे नीड द टेम्परेचर, तो थर्ड इज इनकरेक्ट, तो आंसर इज ए, दैट इज 1 and 2 only. Now the next question is with reference to the AI consider the following statements. इसमें बात की गई है कि जो जनरेटिव AI मॉडल्स हैं दे जनरेट द न्यू सिंथेटिक कंटेंट, मतलब नया कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, किस पे बेस्ड होता है, स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा, मतलब यू हैव फेड द डेटा, आपने डेटा प्रोवाइड किया, ठीक है ना, दे आर लाइक सुपर ऑब्जर्वेंट स्टूडेंट्स, ये मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे जो है वो जवाब बना के देते हैं, सो दिस इज करेक्ट कि ये क्या करते हैं, सिंथेटिक कंटेंट जनरेट करते हैं बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स। डीप लर्निंग की अगर हम बात करें तो ये मशीन लर्निंग का ही सबसेट है, ठीक है, बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, तो सिंपली जो डीप लर्निंग है इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। नेक्स्ट है कि जो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स है दे लर्न पैटर्न्स विदाउट एनी लेबल्ड इनपुट ट्रेनिंग डेटा, तो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज जो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स है इनको रिक्वायर्ड है, किसकी रिक्वायरमेंट है, लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा की, सो दैट ये मैपिंग्स को लर्न कर सके और उन्हीं इनपुट से जो है ये आंसर्स प्रोवाइड कर सके, मतलब ये इट इज़ अनसुपरवाइज लर्निंग दैट वर्क्स विद द अनलेबल्ड रॉ डेटा, तो यहाँ पे जो थर्ड है दैट इज इनकरेक्ट एंड हियर द आंसर इज 1 and 2 ओनली, ठीक है। जनरेटिव AI मॉडल्स में आपको डेटा ऑलरेडी फिड करते हैं, उसके बेसिस पे नया कंटेंट बना के दिया जाता है, ठीक है। डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का पार्ट है, बट ये किस पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स की बात करें तो इनको लेबल्ड इनपुट ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है, उसी के बेसिस पे ये जो है आंसर्स या जो भी रिजल्ट है, सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो आंसर इज 1 and 2 only. Now the next question is consider the following statements regarding the nanotechnology. Nanotechnology को डिस्कस करते हैं कि जो नैनो स्केल 1 to 100 नैनोमीटर्स हैं, मटेरियल्स ऑफन एग्जिबिट ऑल्टर्ड केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की इतने लेवल पे दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद कार्बन नैनो ट्यूब्स जो हैं दे पोजेस एक्सेप्शनली हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ एंड थर्मल कंडक्टिविटी, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दैट्स वाई आजकल इनका यूज़ जो है वो वेरियस चीज़ों में किया जा रहा है, ठीक है। अब जो ये जो हमारी रोल्ड शीट्स ऑफ ग्राफीन है उसमें भी कार्बन नैनो ट्यूब्स का जो है वो यूज़ किया गया है, तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड है कि जो क्वांटम डॉट्स हैं दे आर द नैनो स्केल सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स हुज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, ऑन देयर फिजिकल साइज पे, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि जो क्वांटम डॉट्स हैं ये नैनो स्केल सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स हैं जिनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है उनके साइज पे, सो ये ऑल 3 आर करेक्ट, तो हियर द आंसर इज डी, दैट इज 1, 2 and 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात की गई है कि द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड द MRI, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स की जो MRI है ये नॉन आयोनाइजिंग रेडियो वेव्स को यूज़ करता है
और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स को, ताकि ह्यूमन बॉडी का जो टिश्यू है उसकी इमेज बना सके। तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज करते हैं सो दैट कि एक ह्यूमन टिश्यू का जो इमेज है वो बना सके। फर्स्ट इज करेक्ट। Unlike X-rays and CT scans, they do not subject the body to the ionizing radiation. तो दिस इज करेक्ट, और यही इसका बेनिफिट है। दैट्स वाई टेक्नोलॉजी जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता रेडिएशंस का इंसानों पे। दैट्स वाई इट इज़ इन यूज़। थर्ड की अगर हम बात करें, जो बोन टिश्यू प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल एंड ब्राइटेस्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑन स्टैंडर्ड MRI स्कैन्स ड्यू टू इट्स हाई वाटर कंटेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है। यहाँ पे बात की गई है कि जो बोन टिश्यू है उसकी इमेज जो है MRI में, मतलब जो इमेज बनती है दैट इज़ वेरी मच ब्लर, मतलब वो अच्छे से नहीं बन पाती। क्यों? बिकॉज जो हमारा बोन है दे कंटेन वेरी लो मोबाइल वाटर कंटेंट, जिसकी वजह से सिग्नल्स जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाते और MRI स्कैन्स जो है वो वहाँ पे ब्लर रह जाते हैं या डार्क होते हैं। ठीक है, तो हियर थर्ड इज इनकरेक्ट एंड आंसर इज 1 and 2 ओनली। Now the next question is consider the following statements regarding the RFID and the NFC टेक्नोलॉजीज। इन पर डिस्कस करते हैं कि जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन है ये शॉर्ट रेंज है और ये सबसेट है किसका? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का। ठीक है, सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड इसमें है कि जो RFID सिस्टम है दे रिक्वायर्ड अ डायरेक्ट विजुअल लाइन ऑफ साइट बिटवीन द रीडर एंड द टैग टू रीड द डेटा। देखो हमारे जो फास्टैग्स लगे होते हैं उसमें RFID सिस्टम यूज़ होता है, प्लस वहाँ पे डायरेक्ट विजुअल लाइन ऑफ साइट चाहिए, तो नो दैट इज़ नॉट द केस, बिकॉज रेडियो वेव्स हैं वो वहाँ पे काम करती हैं और ये पेनिट्रेट कर जाती हैं, मतलब दे डोंट नीड एनी लाइन ऑफ साइट की डायरेक्ट जो है विजुअल लाइन ऑफ साइट जो है इसमें रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। तो सेकेंड इज इनकरेक्ट। थर्ड की अगर हम बात करें, जो फास्टैग इम्प्लीमेंट हुआ है इंडियन हाईवेज पे, दे यूज़ द पैसिव RFID टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 1 and 3 ओनली। सेकेंड जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन पे। अब देखो जो ग्रीन हाइड्रोजन है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग द वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, कि वाटर को स्प्लिट करेंगे एंड उसकी वजह से एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। तो दैट इज ट्रू, बिकॉज यहाँ पे कोई भी जो है एटमॉस्फेयर में वेस्ट जो है या पोल्यूशन जो है वो रिलीज नहीं होता, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन। तो दिस इज करेक्ट। सेकेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ग्रे हाइड्रोजन है इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस थ्रू स्टीम मिथेन रिफॉर्मिंग रिलीजिंग कार्बन एमिशंस। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज ये जो ग्रे हाइड्रोजन है ये हम नेचुरल गैस मतलब मिथेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज द स्टीम मिथेन रिफॉर्मिंग, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस जो है वो एनवायरमेंट में होती हैं। ठीक है, तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड की अगर हम बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन कैन नॉट बी ब्लेंडेड विद द नेचुरल गैस नेटवर्क्स ड्यू टू एक्सट्रीम रिस्क ऑफ इमीडिएट पाइपलाइन कोरोजन। तो दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको सेफली हम ब्लेंड कर सकते हैं नेचुरल गैस के साथ इन द पाइपलाइंस। तो थर्ड इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आंसर है दैट इज 1 and 2 ओनली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बायोफ्यूल्स। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स हैं ये कहाँ से आते हैं? फूड क्रॉप्स लाइक कॉर्न, शुगर केन और एडिबल ऑयल्स। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं? फ्रॉम द नॉन एडिबल क्रॉप्स हो गए, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, लिग्नो सेलुलोसिक बायोमास हो गया, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स हैं दे आर डिराइव्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द एनिमल फैट्स एंड द किचन वेस्ट ग्रीस। तो दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स बायोफ्यूल्स हैं ये कहाँ से मिलेंगे आपको? माइक्रो एल्गी हो गया, सीवीड्स हो गया, ठीक है ना, विच ऑफर द रैपिड ग्रोथ रेट एंड हाई लिपिड यील्ड्स पर एकड़। तो थर्ड इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आंसर है दैट इज 1 and 2 ओनली। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द 3D प्रिंटिंग, जिसको हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, इसके रिगार्डिंग यू हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो सबसे पहले जो 3D प्रिंटिंग है इट बिल्ड्स कंपोनेंट्स लेयर बाय लेयर डायरेक्टली फ्रॉम द डिजिटल CAD मॉडल्स, दैट इज द कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मॉडल्स। तो दिस इज करेक्ट, बिकॉज जो 3D प्रिंटिंग है इसको ये एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको कैसे बनाया जाता है? बाय डिपॉजिटिंग द मटेरियल लेयर अपॉन, एक लेयर पे दूसरी लेयर पे तीसरी लेयर, जिसकी वजह से एक 3D डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो जाता है फ्रॉम द कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से, डिज़ाइन मॉडल्स को यूज़ करके। तो जो फर्स्ट है दैट इज करेक्ट। देखो जो बायो प्रिंटिंग है इट यूजेज द living bioinks composed of the cells to construct the tissue like structures. तो this is also correct, because जो बायो प्रिंटिंग है ये स्पेशलाइज प्रिंटर हेड्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं, मतलब बायो इंक को यूज़ करते हैं ताकि वो एक फंक्शनल टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर सके। तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट।
थर्ड की अगर हम बात करें कि जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जनरेट्स significantly higher material wastage compared to the traditional subtractive manufacturing. तो this is wrong because अगर हमने कोई टेक्नोलॉजी लाई है विच इज़ द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और अगर इसकी एडवांसमेंट है, इस पर जो है रिसर्च चल रही है, तो दैट मीन्स ये एक अच्छी रिसर्च होगी या अच्छी चीज़ जो है दैट हैज़ बीन जनरेटेड. तो यहाँ पे जो है वेस्ट दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, इसमें वेस्टेज नहीं होता. दैट्स वाई जो है रिसर्चर्स इस टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरिजन में. तो हेयर 30th क्वेश्चन का आंसर दैट इज़ 1 and 2 ओनली, थर्ड इज इनकरेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हमने 30 जो है क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. कमेंट्स में अपना स्कोर बताओ. ठीक है, देन उसके बाद कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क. ठीक है, थैंक यू.